हेलो, जो ऑनलाइन बैठे हैं आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। यस अच्छा सर। ठीक है, मुझे फिर एंड पे अटेंडेंस अपनी लगवा दी। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज jQuery व्हिच इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। jQuery के अंदर जो है द कोडिंग स्टाइल इज स्लाइटली डिफरेंट एंड यू मे फील कि इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज और अ कंप्लीटली डिफरेंट way of programming, but it makes things a lot easier, and you would see actually how easier it is to code in jQuery. Some of the benefits that we had from jQuery are, number one, जैसे हमने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है कि initially we had hard or binding or coupling of HTML and JavaScript. जैसे आपने previous task में देखा, when you had to perform some action on response to some user event on an HTML element, तो आपको HTML के अंदर बताना पड़ता कि वो event क्या होगा और वो किस उसके ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म होगा. सो दैट मीन्स कि आपको HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट रिलेटेड या इंटरेक्टिविटी रिलेटेड जो है वो कोड लिखना पड़ता, which means the two are binded. So in future if you would change the name of the function or the event, तो आपको उसके लिए जाके HTML में changes जाके करनी पड़ती. Secondly, the way you code JavaScript, उसमें आपको काफ़ी सारा जो है to implement some basic functionality आपको reasonably ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, and you would see कि आप वो काम जो JavaScript में 10-15 लाइन से करते you can do that with 2 or 3 lines in jQuery. There are very useful built-in functions, तो वो काम जो आप JavaScript में कर सकते थे लेकिन उसके लिए built-in functions जो थे वो exact उस काम के लिए नहीं थे, और built-in functions थे जिसको आप यूज़ करके वो functionality कर सकते थे लेकिन exact उसके लिए ऐसा कोई वो नहीं था. So that would require you to write custom code in order to have that functionality. For example, अगर मैंने ये करना है कि लेट्स से एक बटन है और मेरे पास 2 इमेजेस हैं, सो व्हेन यूजर क्लिक्स दैट बटन तो मेरे पास एक इमेज डिस्प्ले हो जाती है. जब यूजर दोबारा उस बटन को क्लिक करता है तो वो फ्लिप करते दूसरा. 2 इमेजेस हैं ए और बी, आप क्लिक करते जाएं, ए बी जो है वो आपस में फ्लिप करते जाएंगे. ठीक है, आप जितना क्लिक करेंगे. तो अगर ये मैं जावास्क्रिप्ट के लिए ये काम करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मुझे पहले चेक करना पड़ता है कि अच्छा करंटली कौन सा इमेज डिस्प्ले है. वो आपने जो लास्ट क्लास में टास्क देखा था जिसमें हमने सोर्स चेंज करके इमेज को चेंज कर दिया था, तो आप पहले चेक करते हैं कि अच्छा इमेज ए है कि बी है. ए है तो बी कर दो, बी है तो ए कर दो. ये कंडीशंस आपको लगानी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चेंज करना पड़ता. यहाँ पे हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप उसको हाइड और शो कर सकते हैं, आप उसको टॉगल कर सकते हैं. और विच मीन्स कि वही टॉगल का क्या मतलब है, शो हाइड शो हाइड. तो शो और हाइड जो है जिसके लिए हमें ये पहले देखना पड़ता है कि शो है तो हाइड कर दो, हाइड है तो शो कर दो. वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर इट विच इज टॉगल. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमारे जावास्क्रिप्ट में हमें कंडीशंस लगा के और वो सारा खुद करके करना पड़ता, उसके लिए specific JavaScript jQuery के अंदर functions है. And thirdly we talked about the thing that we cannot do in JavaScript. ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं, that is animation. Animation जो है वो JavaScript के अंदर आप डायरेक्टली उस तरह से नहीं कर सकते. jQuery allows you to actually have that animation. तो animation क्या चीज है जी? एग्जैक्टली हाँ, मोशन है, लेकिन मोशन क्या, हाँ स्लाइड इसकी एक एग्जांपल है. हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ऐसा क्या चेंज है जो मैं अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर करूं विदाउट एनिमेशन, फिर जैसे हमने बनाया भी था वो गैलरी, वो चेंज तो हो रहा था ना, डायरेक्ट शो हो रहा था. दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड jQuery कि इनिशियली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी आप करते हो, आपका जो चेंज है वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, आपकी आंखें उसको पिक नहीं कर सकती. यानी आप किस टाइम वो इमेज ए से बी पे फ्लिप हुआ उसको आप इस तरह से उसको नोट नहीं कर सकते, वो इतनी तेजी से होता है. इस तरह से आपने जो भी करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेट्स से एक बॉल पड़ा हुआ है, बॉल का एक इमेज है, और मैं कहता हूँ कि यूजर जैसे ही राइट पे क्लिक करे तो वो बॉल राइट पे चला जाए. तो वो कैसे होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बॉल यहाँ से हाइड होगा और यहाँ पे शो होगा, और वो इतना तेज होगा कि मैं उसको पिक नहीं कर सकता कि वो कब ये हुआ. बिल्कुल एक इंस्टेंट में ये सारा काम हो जाएगा. सो एनिमेशन में हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को खींच लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये यहाँ से गायब होता हुआ और यहाँ तक यहाँ पे शो होता हुआ थोड़ा टाइम लेता. जब आप उसको खींचते हो, ये जो आपने स्लाइड की बात की, तो वो स्लाइड को हम थोड़ा सा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खींचते हैं कि 3 सेकंड तक ये जाए और दूसरे 3 सेकंड तक आए. तो बेसिकली व्हेन change is stretched over a period of time, that's what we call animation. So इसके अंदर जो है आप इस तरह की एनिमेशन भी कर सकते हैं, और you would see के you can do it a lot easily. ठीक है, उसके अलावा वही जो हम करते थे कि
विद रिस्पॉन्स टू सम इवेंट ऑन HTML, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है HTML जो है उसका कोई नया एलिमेंट बन जाए, एलिमेंट जो है वो आगे पीछे हो जाए, उसका CSS चेंज हो जाए, जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे थे सेम काम आप jQuery के अंदर भी कर सकते हो इन विद बाय राइटिंग अ लॉट लेसर कोड। ठीक है, ये दोनों भी यूज हो सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर jQuery को यूज करेंगे, ये उसकी एक लाइब्रेरी है, एक एक्सटेंडेड लाइब्रेरी है उसकी। तो हम जावास्क्रिप्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ चीजें जो है जो jQuery की सपोर्ट नहीं है तो वो हम वहां पे प्लेन जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पाइथन में काम करें और आपने पाइथन की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, तो उस लाइब्रेरी के अंदर अगर 4 बिल्ट इन फंक्शंस हैं तो वो तो आप उस लाइब्रेरी से यूज करेंगे, उसके अलावा तो आप पाइथन का ही कोड लिखेंगे। तो जो सपोर्ट jQuery के अंदर है वहाँ वो हम यहाँ से लेके वो काम अपना स्पीड अप करेंगे। जो नहीं है jQuery में वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, हम jQuery को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एज ए लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक लाइब्रेरी है। अच्छा, ये जो मेन थीम है कि यू कैन डू अ लॉट मोर बाय राइटिंग अ लॉट लेसर कोड। द कोड इज वेरी सिंपल एंड मोर रीडेबल, मोर मैनेजेबल। वो चीज़ अभी आप देख लेंगे। इट्स लेस प्रून टू एरर्स, क्योंकि कोड जो है बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, वो रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, और इट्स बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट ब्राउजर्स। तो इस वजह से जो है इट्स अ वेरी हैंडी स्किल टू हैव कि आप jQuery के अंदर कोड कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जहां से आप फर्दर इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल कोड है jQuery का। सो द टेक्स्ट दैट इज इन ब्लैक दैट इज एक्चुअली HTML, तो उसके ऊपर तो फोकस करने की जरूरत नहीं है। दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी looked in the previous classes। जो रेड में है, दिस इज एक्चुअली दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन। ठीक है, रेड में हमारा दो पीसेस हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाली पीस जो है दैट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन द पास्ट, कि हमने अगर जावास्क्रिप्ट की किसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है, ठीक है, तो वो हम इसी तरह से करते हैं ना। जो ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है स्क्रिप्ट में, हम सोर्स जो है वो हमने एक एक्सटर्नल फाइल का पाथ दिया हुआ है, लेकिन वो पाथ जो है वो हमारी अपनी फाइल नहीं है। ठीक है, वो jQuery की जो लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं वो उसकी एक्चुअल लाइब्रेरी की फाइल है। तो आप यहाँ से ये काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि पाथ मैंने क्या दिया हुआ है, HTTP, दैट मींस कि jQuery जहाँ पे जिसने बनाई है और वेब पे जहाँ पे उन्होंने डाली हुई है, मैं डायरेक्टली उसके साथ लिंक कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो पूरी पाथ है इसको यहाँ से कॉपी करें, ब्राउजर के अंदर डालें, वो पूरा कोड जो है इस पेज के ऊपर वो आपके पास आ जाएगा। उसको आप सेव कर लें एज jQuery.main.js। ठीक है, .main इसलिए कि वो, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोड ना करें, वो इन्होंने ऐसे कोड किया हुआ, वो स्पेसेस हटा के सबको बड़ा होता है ताकि कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, इसका वो दूसरा वर्जन भी होता है ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, लेकिन मशीन के लिए हम ये यूज करते हैं क्योंकि स्पेस कम होती है तो वो आराम से कम्युनिकेट जल्दी हो जाता है। तो ये आप उसको जो सेव करेंगे अपने पास लोकली सेव, तो वो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, थोड़ी सी रिस्पांस टाइम में बेहतरी है, क्योंकि जो क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है और आपके पास jQuery भी है उसके साथ HTML और जो इमेजेस वगैरह भेज, तो वो आपके पास पड़ेंगे, आप स्ट्रेट उसको भेज देंगे। लेकिन अगर आप दो चीजें खुद कह रहे हो और एक कह रहे हो क्या चाहिए फाइल वहां से जाके उठा लो, तो वो थोड़ा सा लैग आएगा आपके पास रिस्पांस टाइम में। तो इस वजह से द बेटर अप्रोच एज कंपेयर टू दिस वन कि आप वेब के उसके ऊपर लिंक करें, आप उसको लोकली डाउनलोड करें और उसको डायरेक्टली यहाँ से लिंक करें। तो ये तो वैसे ही है जैसे हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं, वी आर जस्ट लिंकिंग टू अ जावास्क्रिप्ट फाइल, एन एक्सटर्नल फाइल ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमारा एक्चुअल यहाँ पे जो रेड पीस है, दिस इज द एक्चुअल jQuery कोड। और jQuery का जो कोड है दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द वे यू कोडेड CSS। तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा इसके अंदर काम करना। इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, आप jQuery के अंदर जो भी करेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट, डॉलर दिस थिंग। ठीक है, jQuery का हर लाइन जो है वो यही फॉर्मेट होगा। तो इस वजह से गलती करने के भी चांसेस कम है और याद रखना भी आसान है, कोड करना भी आसान है। ठीक है, सो डॉलर मीन्स के ये लाइन, जैसे मैंने आपको कहा कि लाइब्रेरी के तौर पे हमने jQuery को इंपोर्ट कर लिया, अब हमारे पास jQuery और जावास्क्रिप्ट का कोड मिक्स आ रहा होगा, कहीं पे कुछ लाइनें हमने जावास्क्रिप्ट की लिखी होगी फिर jQuery की। सो दिस डॉलर साइन इज बेसिकली लेटिंग द ब्राउजर नो, ब्राउजर के अंदर कोड रन होगा कि ये वाली लाइन jQuery की है। ठीक है, सो एवरी jQuery लाइन स्टार्ट्स विद दिस डॉलर साइन। ठीक है, तो ये तो हमेशा आएगा। उसके बाद ये दो खाने बच गए, इसको हम कहते हैं सेलेक्टर। ये नाम सुना भाई कहीं पे?
हाँ CSS में भी CSS में सुना हुआ, CSS में क्या था, whatever the property that you apply या set of property जो भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, that was the selector। ये प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर लगेगी, सेलेक्टर एक एलिमेंट भी हो सकता है, कोई क्लास भी हो सकती है, कोई आईडी भी हो सकती है, कोई उसका और जो हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज देखी, ए चाइल्ड ऑफ बी और वो सारा ए विद एट्रीब्यूट दिस और वो सारी पॉसिबिलिटीज जो हमने देखी, all those can be selectors, exactly the same structure can be used over here, ठीक है, इन कोट्स। अगर मैं लिखता हूं कि P, that means के आगे जो है जो भी होगा वो इस P के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स है उसके ऊपर ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि P हैश P, वो पैराग्राफ जिसकी आईडी 3 है, अगर आईडी 3 किसी और चीज की है उस पे भी नहीं, पैराग्राफ हो और आईडी उसकी 3 हो, फिर उसमें ये वाला एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो इस तरह ये वही काम है जो हम वहां पे करते आ रहे हैं CSS के अंदर। तो सेलेक्टर इज गोइंग टू बी द सेम एज यू डिड इन CSS। अगर मैं कहता हूं डॉट इंट्रो, तो वो एलिमेंट जिसके ऊपर ये क्लास अप्लाई हुई है, ठीक है, द सेलेक्टर इज गोइंग टू बी द सेम। अगला हिस्सा क्या है, यहाँ पे आएगा एक्शन। एक्शन क्या होता है, जो फंक्शन जिसके अंदर वो एक्शन आपने लिखा हुआ है वो परफॉर्म होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर लाइक प्लेन जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर अब होगा क्या, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि ABC, कोई फंक्शन हमने पहले से लिखा हो कि इस सेलेक्टर के ऊपर जो है, अच्छा सॉरी एक चीज मैं मिस कर गया, सॉरी, वी नीड टू हैव एन एक्शन, सॉरी एन इवेंट इन बिटवीन। वो जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं क्या किया, कैमरा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ कर सकता है, ये उनको फिर भी ठीक से मतलब नहीं है वो। तो सर वही बात नहीं हो रहा है। हाँ ऐसे जाए तो सर उसमें क्लासरूम उसमें भी आएगा ट्रांसमिट में भी, ठीक है, क्या है उसमें। अच्छा आई सी, अगर मैं सेपरेटली एक रिकॉर्डिंग कर लूँ, ठीक है। हाँ। तो एक चीज जो मैंने मिस की है, दैट इज कि इस सेलेक्टर के ऊपर ये वाला एक्शन जो है, सॉरी ये वाला इवेंट परफॉर्म होगा, तो ये वाला एक्शन जो है ये इस सेलेक्टर के ऊपर ये इवेंट ऑकर हो तो ये एक्शन परफॉर्म कर लो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब सिलेक्टर क्या है, सिलेक्टर हमने बात कर ली कि CSS के वो सारी जो चीजें थी यहाँ पे, वो सारे आप यहाँ पे सिलेक्टर यूज कर सकते हो। इवेंट क्या है, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, वो सारे जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़े थे वो सारे यहाँ पे इवेंट हो सकते हैं। एक चीज का ख्याल करना है कि jQuery के अंदर इवेंट्स थोड़े से डिफरेंट नामों के साथ डिफाइंड है, तो मे भी आप पहले चेक कर ले कि jQuery के अंदर आपने जो इवेंट अप्लाई करना है jQuery के अंदर उसका क्या नाम है, ठीक है। सो कुछ के नाम सेम होंगे लेकिन कुछ के नाम थोड़ा बहुत चेंज उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ मैंने जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वन है वो स्लाइड के अंदर दिए हुए हैं। सो इस चीज के ऊपर ये जो भी है, एलिमेंट है, एलिमेंट तो होगा लेकिन ये जो है पैराग्राफ है, हेडिंग है, जो चीज भी है, इसके ऊपर ये वाला इवेंट परफॉर्म हो, कौन सा क्लिक वाला हो, माउस ओवर हो, ऑन चेंज हो, जो भी इवेंट हो, उसके बाद ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। एक्शन कौन सा होगा वो हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में देंगे, और लेट से उसका नाम ABC है तो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन इसमें एक मसला है, ABC का अगर हमने यहाँ पे पहले से ऊपर नीचे कहीं डिफाइन किया होगा, ABC का फंक्शन पहले से होगा हमारे पास जिसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ABC का जो फंक्शन है, इट्स मेन जॉब इज बेसिकली टू परफॉर्म एक्शन ओवर हियर, जब इस एलिमेंट के ऊपर ये वाला इवेंट ऑकर हो जाए। इसका कोई और काम नहीं है, इसका मेन मकसद ये है कि ये दोनों चीजें होंगी तो इसने ये वाला काम करना है। इस वजह से हम यहाँ पे फंक्शन जो है उसको नाम नहीं देते। आप लोग प्रोग्रामिंग पहली क्लास में क्या पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, C++, पाइथन थी, अच्छा। हम अक्सर नेमलेस वेरिएबल का जिक्र सुना है, नेमलेस वेरिएबल, लैम्डा, नेमलेस ऑब्जेक्ट्स कहीं पे नहीं यूज किया, ये नहीं किया कभी। रिटर्न, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे,
कौन सा फंक्शन है सर्कल का? सी कैपिटल है फंक्शन का, वो छोटा होता है ना, ये सी कैपिटल है जी। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर से क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ऑब्जेक्ट बना के जहां पे चाहिए उधर थ्रो कर रहा हूं विदाउट एक्चुअली गिविंग एनी नेम टू दिस ऑब्जेक्ट। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मुझे ना इससे ऊपर चाहिए था, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और ना मुझे इसके बाद चाहिए। अगर उसका दूसरा तरीका क्या था अगर मैं ये ना करता? C2 इज इक्वल टू सर्कल 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका वो सर्कल इस तरह से कुछ किया होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं, और फिर C2 को रिटर्न करता है। वो इसका अल्टरनेट अप्रोच था। C2 में एक माइंड के ऊपर भी एक नया वेरिएबल डाल रहा हूँ, वो मेमोरी के अंदर पड़ा रहेगा, फिर जब उसकी जगह खत्म होगी, वो स्कोप खत्म होगा, वो रिटर्न हो जाएगा। एक चीज की जब अगली लाइन में जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों उसका नाम दूं? तो ये जो है दिस इज मेकिंग श्योर कि ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसी लाइन के अंदर बन के, इसी स्टेटमेंट के अंदर, इसी स्टेटमेंट पे अपना काम करके इसी स्टेटमेंट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ना तो इसकी लाइफ का कोई खास मसला रहा, ये इसी स्टेटमेंट के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ना मुझे एक नया नाम मिल गया जो मुझे याद रखना पड़ेगा जो C2 जो है वो क्या कर रहा था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ नेमलेस ऑब्जेक्ट। द सेम वे प्रोग्रामिंग के अंदर जो है नेमलेस वेरिएबल तो आप नहीं बनाते, लेकिन नेमलेस वेरिएबल कंपाइलर खुद बनाता है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे एक एग्जांपल जस्ट टू जस्टिफाई दैट थिंग। तो ये इस तरह से नेमलेस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैंने कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है, कोई सॉरी स्टेटमेंट है, सी पाइथन में है, C++ में है, a इज इक्वल टू 3 + 5 डिवाइडेड बाय 4, कंपाइलर क्या करेगा? हाँ, ऐड करके क्या करेगा? अच्छा, ये चीज तो आप सारे इस पे मुत्तफिक हो कि ये दोनों काम एक वक्त पे नहीं होंगे। पहले ऐड करेगा, ऐड करके क्या करेगा? किस चीज को? ऐड कहाँ पे पड़ा हुआ है? कहाँ पे पड़ा हुआ है? ए के अंदर पड़ा हुआ है। असाइनमेंट तो सबसे आखिर में होनी है। हाँ, उसके अंदर ही सब पड़ा होगा। असाइनमेंट हुई नहीं है, इसका आपका मतलब है कि पहले असाइनमेंट हुई है। सर ये सारे एट टाइम नहीं होंगे? नहीं होते एट टाइम, आपको पता नहीं है, पहले 2 ऑपरेंड पे एक ऑपरेशन लगता है। तो सबसे पहले आप मानते हो कि पहले प्लस होगा, प्लस हो गया, 8 वैल्यू आ गई, उस वैल्यू कैसे, क्या मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? ये अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है ए का क्या मतलब है? मेमोरी में एक ब्लॉक है, उस मेमोरी लोकेशन को दिस इज व्हाट वी जनरली कॉल लेबल। उसको ये लेबल जो है उसको वो एड्रेस को जो है वो इसके पास पड़ा हुआ है, ये वहां पे पॉइंट नहीं कर रहा, मैं इसलिए वो वर्ड नहीं यूज कर रहा, लेकिन दिस लेबल इज लाइक कनेक्टेड और लिंक टू दिस एड्रेस, ठीक है। इसके पास ये आप जब भी, ये इसका दूसरा नाम है, मेमोरी एड्रेस को याद रखना मुश्किल है ना, तो इस ब्लॉक का जो मेमोरी एड्रेस है उसको हमने एक लेबल असाइन कर दिया ए, क्योंकि उस एड्रेस को याद रखना या उसको लिखने से हमारे लिए आसान है कि हम ए लिखें, लेकिन ए का मतलब है कि ये वाला मेमोरी का ब्लॉक। सो ए इज अ लेबल, और इस मेमोरी के ब्लॉक को, इस मेमोरी के ब्लॉक की एड्रेस यही रहेगा हमेशा, लेकिन फॉर द टाइम भी हमने उसको ए कहा, शायद बाद में हम इसको BC कहें। तो ए एक लेबल है जो इस लोकेशन पे जाके देखेगा कि इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है। ठीक हो गया? तो अब बताएं कि 4 और 5 और 3 जब ऐड होगा तो अब क्या होगा? वो सर ऐड जाकर नहीं होता है, मेमोरी में जाके वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। जिस तरह से ए को स्पेस मिलेगी उस तरह से 8 को भी मेमोरी, क्योंकि उसने कहीं पे स्टोर करना है ना, ये 3 और 5 भी कहीं पे स्टोर होंगे पहले, तो उसने क्या किया, यहाँ पे 8 को स्टोर किया। द ओनली डिफरेंस इज कि इसको कोई BC का लेबल नहीं लगाया,
इसका डायरेक्ट एड्रेस कंपाइलर को पता है, ना हमने खुद उस एड्रेस के साथ जाके छेड़छाड़ करनी है, इसलिए हमें लेबल नहीं चाहिए, ना कंपाइलर ने हमें बताया कि इसको हमें फ्ला लेबल जो है वो असाइन किया है, मेमोरी में कहीं पे रख दिया है, कंपाइलर को पता है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, उसका लेबल ही नहीं है। अगली ऑपरेशन के लिए वो यहाँ से 8 उठाएगा, यहाँ से 4 उठाएगा और डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको फिर मेमोरी में जाके स्टोर कर लेगा, और तीसरी बार में वो असाइनमेंट में उठा के उसको ए जहां पे पड़ा हुआ है वहां पे कॉपी कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, तो इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह से होती है। ये जो दो जगह पे वैल्यू स्टोर है, दिस इज व्हाट वी कॉल नेमलेस वेरिएबल्स। ये भी वेरिएबल है उतनी मेमोरी में, अगर इंटीजर है तो इंटीजर जितनी जगह लेगा, फ्लोट है तो फ्लोट जितनी जगह लेगा, लेकिन हमारे पास लेबल नहीं है कि हम उसको एक्सेस करें, सो दे आर नेमलेस वेरिएबल्स। अब वापस आ जाए अपने इस पे, अगर मैंने इस फंक्शन को बना के उसको एबीसी का नाम दे दिया, चांसेस आर कि इसको कोई गलत जगह पे यूज करें, वो कहे कि अच्छा एबीसी का फंक्शन है, मे बी मैं इसको किसी और जगह पे कॉल कर लूं जहां पे इसकी जरूरत शायद ना हो। So when this function is dedicated to be used only in this specific location, जैसे हमने यहाँ पे किया कि जब मुझे आगे कहीं और चाहिए ही नहीं, मैं क्यों इस ऑब्जेक्ट को नाम दूं? So हम क्या करेंगे, हम एक नेमलेस फंक्शन बनाएंगे। कुछ लैंग्वेजेस में आपको आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नेमलेस फंक्शन बना सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट पाइथन के अंदर वो लैम्डा का कुछ जो है दैट इज काइंड ऑफ फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, बहरहाल आप उसको सोचें कि बाकी लैंग्वेजेस जो आपने पढ़ी है उसको किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन आपने जो बनाए थे इससे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो कैसे बनाते हैं? वी यूज द कीवर्ड फंक्शन। ठीक है, सो यू विल राइट द कीवर्ड फंक्शन, उसको कुछ पास हो रहा है नहीं हो रहा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे उसकी बॉडी आ जाएगी, ये बॉडी बंद हो गई और ये इवेंट का वो ब्रैकेट बंद हो गया। तो वो एबीसी वाला जो फंक्शन था वो हमने पूरा फंक्शन उठा के यहीं पे कोड कर दिया। इसका फायदा हमें क्या हुआ, इसका कोई लेबल नहीं है, हम इसको कहीं और से कॉल कर ही नहीं सकते। इस फंक्शन का मकसद ये था कि ये यहाँ पे इस काम के लिए इस्तेमाल हो, और चूंकि हमारे पास कोई हैंडल नहीं है, वो एबीसी हैंडल था जिससे हम उसको कॉल करते, वो हैंडल ही हमने घुमा दिया है। सो नाउ दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस बट ओनली फॉर व्हिच इट इज डिफाइंड। सो मोस्टली यू वुड सी के हम इसमें इसी तरह से कोड करते हैं। फंक्शन इसके अंदर ही होगा, वो फंक्शन वो ये इस बॉडी इसका इस सेलेक्टर के ऊपर ये वाला इवेंट ऑकर होगा। कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, हमने फंक्शन यहीं पे डिफाइन कर दिया, फंक्शन का कीवर्ड लिखा, उसका नाम नहीं लिखा, कुछ पास उसको हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, बॉडी उसकी यहाँ पे आ जाएगी, तो वो पूरा फंक्शन वाला काम किया, सिर्फ उसको नाम नहीं दिया, और जहाँ पे चाहिए पूरा फंक्शन उधर कोड कर दिया कि अब इस चीज के ऊपर ये जब भी होगा ये फंक्शन कॉल होगा। लेकिन ये फंक्शन भी यूज करना चाहिए किसी और, वही तो वही उसी से रोक। हाँ, अगर यू आपने करना है तो फिर तो नाम दे दें, ये तो उसको उस चीज को, अगर एक चीज की कहीं और जरूरत नहीं है तो उसको ये चीज इंपोज करने के लिए कि कहीं और यूज ना हो, तो ये हम करते हैं। अगर जरूरत है तो फिर तो आप डिफाइन करें, फिर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फंक्शन ब्रैकेट और ये यहाँ पे इसकी ये बॉडी है और ये ऊपर वो बंद हो गए, तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। फंक्शन इज द कीवर्ड टू राइट अ फंक्शन, उसका नाम हमने स्किप कर दिया, कुछ पास होगा तो वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा, और आगे ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर इसकी बॉडी आ गई, और इसके अंदर जितना भी आप अगला और ज्यादा कोड करते जाएंगे इसी के अंदर नेस्टिंग होती जाती है। अगर आप देखें तो वी हैव दिस स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, उसके अंदर नेस्टेड है ये p डॉट क्लिक। ठीक है, वो ये आ गया, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्लिक है यहाँ पे jQuery के अंदर, वहां पे ऑन क्लिक था, अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक है, और यहाँ पे दिस वही जो पॉइंटर आप यूज करते थे पाइथन में, तो ये पाइथन में वो सेल्फ यूज होता है सैम्पल इसके लिए, तो ये डॉट हाइड के जो जिस पे इवेंट ऑकर हुआ है उसी को हाइड कर दो। ठीक है, तो ये पहले क्या हुआ है, पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी, पहला तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, इस एलिमेंट के ऊपर ये वाला इवेंट होगा तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, फिर चेक होगा कि इस एलिमेंट पे ये वाला इवेंट ऑकर हुआ है कि नहीं, ये होगा तो फिर ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक, अच्छा, इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं एवरी लाइन ऑफ कोड मस्ट बी इंक्लोज्ड इन डॉक्यूमेंट डॉट
रेडी यहाँ पे आपके जितने भी स्पेसिफिक आप किस एलिमेंट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, हर चीज आपकी इस फंक्शन के अंदर इंक्लूड होगी। आउटसाइड फंक्शन यही होगा। ये कर क्या रहा है? डॉलर इज फॉर jQuery, जो हमने शुरू में बात की। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट सुना हुआ है कहीं पे? क्या था? सिंगल पेज हो ट्री हो कंप्लीट डोम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है पूरे HTML पेज का, वो इस वेरिएबल के अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर। सो सेलेक्टर के ऊपर अंदर हम पूरी वो ट्री ले रहे हैं। डॉट रेडी, इवेंट क्या है? रेडी। यही इवेंट जो है इसको हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन लोड का फंक्शन जो है ऑन लोड का इवेंट को यूज करते हैं कि जब पूरा पेज लोड हो जाए फिर ये करो। तो यहाँ पे ऑन रेडी है, ठीक है। ऑन रेडी मीन्स के जो जब ऑन लोड था कि पूरा पेज लोड हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये आपको देखें, ये आउटसाइड में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जब पी के ऊपर क्लिक हो, तो दिस इज एक्चुअली मेकिंग श्योर कि पी जो है वो लोड हो चुका है एंड इट्स क्लिकेबल। तो अगर ये आप ना डालेंगे तो ये जो है आपके पास इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं जिसको आपने हाइड करना है, शो करना, उसके ऊपर जो भी इवेंट में भी वो अभी लोड ही नहीं हुआ, तो आपको एरर मिल जाएगा, ये एलिमेंट तो है ही नहीं। सो हम हर चीज को इस मेन ब्लॉक के अंदर इंक्लोज कर देते हैं, व्हिच इज मेकिंग श्योर के हर चीज जो है वो लोडेड है, ठीक है। उसके बाद तो हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मींस के द होल पेज इज लोडेड। उसकी अगली स्टेटमेंट देखें, डॉलर, तो ये उसके अंदर नेस्टेड है जो अगली लाइन है, ठीक है। तो जब पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए उसके बाद अगला जो है इस इवेंट को फोकस करोगे। डॉलर पी, पी सिंपल एलिमेंट का नाम है, तो इसका मतलब ये है कि पेज के अंदर एक पैराग्राफ है, 5 या 10 है, सब के ऊपर ये अप्लाई होगा। डॉट क्लिक, किसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक हो गया, फंक्शन क्या करेगा? दिस, उसको जिसके ऊपर क्लिक हुआ है डॉट हाइड, उसको हाइड। सो ये इसका कोडिंग स्टाइल है jQuery पे। अच्छा, इट्स अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो हमने भी जैसे बात की, इट्स लाइट वेट, यू कैन डू मोर। आप इसमें वही सारे काम कर सकते हैं, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, आप उनकी CSS की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, वो सारा जो है वो जावास्क्रिप्ट के इफेक्ट्स ला सकते हैं, वो एनिमेशन वो सारा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने बात कर ली। एजेक्स इसके अंदर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन यू वुड सी कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड है दैट इज मोर एज कम्पेयर टू दिस, इसके अंदर आप वही फंक्शनलिटी बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ ब्रेकिंग इट डाउन, ये स्टेटमेंट जो है दिस विल जस्ट इम्पोर्ट jQuery, ठीक है। और उसके बाद दिस इज द कोड दैट वी हैड ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हाइट को देख रहे हैं, ठीक है। तो हाइट का फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं? आपको याद है जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं? हमने कोई हाइट की तरह की चीज ट्राई की थी कि फ्ला एलिमेंट डॉट CSS डॉट डिस्प्ले को नन कर दिया या डिस्प्ले इस तरह से, तो वो चीज डिस्प्ले से उड़ जाती है। तो आप डायरेक्टली जाके CSS के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, आप हाइड करेंगे और वो चीज जो है वो बेसिकली उसी तरह से होगी, लेकिन एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आ गई कि आप खुद वो काम नहीं कर रहे, यू विल जस्ट कॉल दी बिल्ट इन फंक्शन। कौन सी एलिमेंट हाइड करना है, ये सेलेक्टर के ऊपर आप वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर टेस्ट जिसका टेस्ट की क्लास अप्लाई हुई है, जिसका नाम भी है, जिसकी ID टेस्ट है, तो इस तरह से जो भी है आप उस पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी इस चीज की बात कर ली है। ये सारे आप इसको ये वो CSS के तरह के सेलेक्टर्स हैं, आप इनको एज सेलेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू है तो बताएं, ठीक है। क्या हो रहा है? डॉलर पी के साथ ही करो, P डॉट इंट्रो, वो पैराग्राफ जिसपे इंट्रो की क्लास अप्लाई हुई है, वो पैराग्राफ जिसकी ID डेमो है। तो ये उसी तरह के सेलेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये कुछ और हैं, अगेन वी जस्ट लिस्ट देम, लेकिन यू वुड रेयरली सी कि इस तरह की कोई चीज आपको रियल एप्लीकेशन में कहीं इस तरह की चीज की जरूरत पड़ेगी। ऑफन वी डू नॉट गेट दैट स्पेसिफिक। वो एलिमेंट जिसमें href का एट्रीब्यूट है, वो एलिमेंट जिसमें href का एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू हैश है, वैल्यू इज इक्वल टू हैश,
वो एलिमेंट जिसमें href का एट्रीब्यूट है, the value is not equal to hash. hash हम जनरली तब देते हैं कि फिलहाल कोई पाथ नहीं है, हम hash दे देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे एक्चुअल पाथ है तो ये उसके लिए, जब वो लिंक है लेकिन फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है तो हम hash दे देते हैं। href डॉलर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर .jpg लिखा हुआ है कि वो एलिमेंट जिसपे href का एट्रीब्यूट डिफाइन है और उसकी जो वैल्यू है उसका आखिरी हिस्सा जो है दैट इज .jpg। डॉलर जो है वो एंड को रेफर कर रहा है, एंड जो है उसका ये है। तो इतना स्पेसिफिक करने को आप कर सकते हैं। आई हैव नेवर सीन देम प्रैक्टिकली के इस तरह की चीजों पे आप लगा रहे हो। अच्छा, हम वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से एलिमेंट लेके .css .style डॉट और फिर कोई प्रॉपर्टी लगा के इसकी ये वैल्यू, कोई प्रॉपर्टी लगा के इसकी ये वैल्यू, इस तरह से हम डायरेक्टली CSS के ऊपर अप्लाई करते हैं। मेरे पास अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ से मैंने वो आईडी देके वो एलिमेंट ले लिया, ठीक है, मैं भी एक के अंदर, और फिर मैं उसको कहता हूँ कि a डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू दिस, तो उसके अंदर वैल्यू उसके लिए, तो हम फिर एलिमेंट लेके उसके स्टाइल की प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहे होते थे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अ फंक्शन, अ बिल्ट-इन फंक्शन नेम CSS, जिसके अंदर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से CSS की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से, जो भी सिलेक्टर है .css इस प्रॉपर्टी की ये वाली वैल्यू, तो पहले कोट्स में एट प्रॉपर्टी नेम, उसके बाद कॉमा लगा के वैल्यू देना दोनों कोट्स में। तो ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट सिलेक्शन में है उसके ऊपर इस प्रॉपर्टी को ये वैल्यू असाइन कर देगा। इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज तो आपको ये फंक्शन 3-4 दफा कॉल करना पड़ेगा। p के बैकग्राउंड कलर को ये कर दो, p के फॉन्ट फैमिली को ये कर दो। उसका आसान तरीका क्या है कि आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल JSON ऑब्जेक्ट। JSON पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करते कि अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बेसिकली वही नेम वैल्यू के पेयर्स हैं, लेकिन हमने नेम और वैल्यू के बीच में सेमीकोलन डाला हुआ है। नेम और वैल्यू दोनों कोट्स के अंदर है, और एक नेम वैल्यू पेयर को दूसरे से हटाने के लिए हमने कॉमा यूज किया है। ये पूरे जो सारे नेम वैल्यू के पेयर्स हैं इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, और फिर उसको CSS के अंदर पास करें। दिस इज द वे कि आप 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। ये भी इन अ वे नेमलेस JSON का ऑब्जेक्ट है। कोई नाम नहीं है, हमने यहीं पे ऑब्जेक्ट बनाई, JSON का ऑब्जेक्ट बनाया और स्ट्रेट अवे बना के उसको पास भी कर दिया। हम ये भी कर सकते थे कि हम इसको यहाँ पे नाम देके बनाते और फिर हम इसको पास करते। ठीक हो गया। जनरली हम ये वाला काम भी नहीं करते। मुझे 5-6 प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करने की जरूरत क्या है? अगर मुझे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है तो मैं उसकी क्लास बना के सीधा क्लास में भी अप्लाई कर सकता हूं। मैं 4 प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं, 5 हटा रहा हूं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो करने को आप कर सकते हैं। जनरली वी डू नॉट डू दिस एeither। ठीक है, ये वो स्लाइड रिपीट हो गई। ये सारे आपके पास सिलेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू दिस। कुछ 2-4 आपको नए भी नजर आएंगे, लेकिन अगेन जो नए हैं यू वुड रेयरली यूज देम। ठीक है, ये उसी कोड की हाँ ये एग्जांपल है। अच्छा, ये कुछ इवेंट्स हैं। रेडी हमने देख लिया था, क्लिक देख लिया। क्लिक इज द सेम एज ऑन क्लिक, रेडी इज द सेम एज ऑन लोड। फिर हमारे पास DBL क्लिक है जो डबल क्लिक के लिए, आई थिंक वहां पे भी ऑन डबल क्लिक कुछ इसी तरह का नाम था, सिर्फ ऑन साथ लगे हुए थे। माउस ओवर, वहां पे ऑन माउस ओवर था। तो ये जरा आपने इसको क्रॉस चेक करना है। और भी बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हैं, तो वो आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो हमने टॉगल की मैंने आपको एग्जांपल अभी दी। टॉगल क्या है कि वो काम जो आप स्विच करते हैं, हाइड शो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए टॉगल का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉगल, अगर मैंने एक बटन पे टॉगल का फंक्शन लगाया, वो एक दफा क्लिक पे वो चीज शो करेगा, एक दफा क्लिक पे हाइड करेगा। तो मुझे खुद वो देखने की जरूरत नहीं है कि अगर शो है तो हाइड कर दो और हाइड है तो शो कर दो। वो खुद मैंने, अगर शो है तो वो खुद ये सारा इंटरनली देख रहा हूँ। यहाँ पे है स्लाइड टॉगल, तो वो टॉगल तो करेगा लेकिन स्लाइड करके करेगा। स्लाइड करके आएगा, स्लाइड करके जाएगा। तो ये वो जो आपके पास वो जो स्लाइडर वगैरह लगे होते हैं, ये उस तरह की चीज का एनिमेशन के वो कर सकते हैं। जिस तरह फेड टू का जो है, फेड कि वो चीज फेड हो रही होती है एंड देन इट फेड्स टू समथिंग।
वो ए जो है वो फी को बी को फेड हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो फेड वाला जो है अगेन ट्रांजिशन के लिए इस तरह की चीजें आप यूज करते हैं। एंड फाइनली एनिमेशन जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये भी एनिमेशन है, लेकिन ये इसमें आपके पास इख्तियार कम है। यानी हाइट की जो एनिमेशन है उसको आप एज एनिमेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा हाइट का काम ही करेगा, टॉगल टॉगल का ही करेगा, स्लाइड टॉगल का ही करेगा। ये जो एक्चुअल एनिमेट का फंक्शन है इसमें से आप अपनी मर्जी की किसी भी चीज को एनिमेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल आते हैं कि ये अगेन एक और एग्जांपल है, तो आप यहां से देख के समझ सकते हैं कि $#hide क्लिक कि वो एलिमेंट जिसकी आईडी हाइड है उसके ऊपर क्लिक हो तो उसको हाइड कर दो, ठीक है। और शो जो है उसको आगे जिसकी आईडी शो है उस पर क्लिक होगा तो उसको शो कर दो। तो एक ही पैराग्राफ है और हमारे पास दो चीजें हैं, शायद कोई बटन है, एक की आईडी शो है, एक की हाइड है। हम उस पर शो और हाइड पे क्लिक करें तो वो शो और हाइड हो रहा है। और ये जो मैंने आपको कहा कि अगर हम टॉगल करें तो हम एक बटन से ये दोनों काम कर सकते हैं विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि हम हाइड और शो और स्लाइड टॉगल वगैरह इन सब को भी एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन देयर डिफॉल्ट फॉर्म। डिफॉल्ट फॉर्म में आप यूज करेंगे तो वो उसी तरह से एक इंस्टेंट के अंदर वो काम कर देगा। बट वी हैव अदर वेरिएंट्स ऑफ देम। अगर हम हाइड के फंक्शन को देखें, सो वी हैव 3 डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन हाइड। कौन सी डेफिनेशन को क्या कहते हैं जब मल्टीपल डेफिनेशंस हो एक फंक्शन की? ओवरलोडिंग। सो वी हैव दिस फंक्शन ओवरलोडेड इनटू 3 डिफरेंट डेफिनेशंस। एक है हाइड, ठीक है। और हाइड क्या करेगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पे आप उसको भेज रहे हो वो दिस को जो है वो हाइड कर देगा, ठीक है। अगला काम क्या है, आप उसको पास कर सकते हो स्पीड। सो अगर आपने फंक्शन को कुछ नहीं पास किया हाइड को, यानी पहला पैरामीटर पहले सिर्फ पास किया कि इस चीज को हाइड करो, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने टाइम में हाइड करो, तो वो इंस्टेंटली कर देगा। ना बताने का मतलब है 0 सेकंड में करो। अगर आपने साथ में स्पीड दे दी तो स्पीड मींस कि इस चीज को हाइड करो इतने टाइम के अंदर। यहाँ पे ये जो नंबर है रिप्रेजेंट्स मिली सेकेंड्स, तो 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड के अंदर इसको हाइड करो। तो अब आपको 1 सेकंड आ गया, इसको आप 5 सेकंड पे कर सकते हो। तो वो हाइड जो है वो एक प्रोसेस बन गया। अब वो अचानक नहीं होगा, वो 2 सेकंड 3 सेकंड का एक प्रोसेस है, वो चीज आहिस्ता आहिस्ता हाइड होते होते ऐसे चेंज जाएगी। इसका एक और भी ओवरलोडेड वर्जन है विदाउट एनी पैरामीटर, विद 1 पैरामीटर। और तीसरा ओवरलोडेड वर्जन क्या है कि आप उसको कॉल बैक फंक्शन भी देते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन पे आगे आते हैं। द सेम वे यहाँ पे देखिए टॉगल जो है कि पी को टॉगल करो, ठीक है, शो हाइड स्विच करो। हमने इसको कुछ पास नहीं किया तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट अवे करेगा। हम टॉगल को स्पीड के साथ स्पीड भी दे सकते हैं और उसके साथ कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं। अगर हम स्पीड दे दें तो उस स्पीड के ऊपर होगा। स्पीड की हम न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं और 3-4 स्ट्रिंग के ऊपर वैल्यू भी इसकी डिफाइंड है। एक नॉर्मल है, एक स्लो है, एक फास्ट है। आई थिंक 2 या 3 इस तरह की वैल्यूज डिफाइंड है इसकी। जैसे हम वो फॉन्ट वेट होता है ना, हम उसको बोल्ड भी कह सकते हैं और हम उसको वैल्यू भी दे सकते हैं 300 400। अच्छा, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल, ये जितने भी सारे फंक्शंस हैं, दे ऑल हैज दीस 3 ओवरलोडेड वर्जन्स विदाउट एनी पैरामीटर, विद स्पीड एंड कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इन सारे फंक्शंस को यूज कर रहे हैं इन देयर डिफॉल्ट फॉर्म विदाउट पासिंग देम एनी पैरामीटर्स। तो स्लाइड डाउन वाला स्लाइड डाउन कर देगा और स्लाइड अप वाला स्लाइड अप कर देगा। ये जस्ट सैंपल कोड है आपके लिए, इट्स नॉट रीडेबल फ्रॉम हियर, लेकिन अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से कॉपी करके इसको अपने ब्राउजर के अंदर चला के देख सकते हैं, ठीक है। फेड इन, फेड आउट, फेड टू, ये सारे जो हैं इस तरह के इसके ये डिफरेंट बिल्ट इन जो है ये 3 ओवरलोडेड वर्जन्स हैं। यहाँ पे एक सेपरेट एक चीज आ गई है ओपेसिटी की भी, जो फेड 2 के साथ वो आती है। 4 इस तरह से बन जाते हैं ओवरलोडेड वर्जन्स कि इसको फेड करो टू दिस वैल्यू। आपका जो इमेज है या जो भी चीज है वो फेड होता जाएगा, वो हल्का होता जाएगा। तो आपने कंप्लीटली उसको हाइड करना है या किसी जगह पे जाकर रोक देना है। तो अगर आपने किसी जगह पे जाकर लेट्स से कि उसकी ओपेसिटी को आपने 0.3 कर दिया तो वो 70% हाइड हो जाएगा, 30% वो बड़ा हल्का सा एक तरह से नजर आएगा। और ये काम अगर आप तब करें जब आपके पास एक बैकग्राउंड इमेज है, एक फोरग्राउंड है। तो अगर आप फोरग्राउंड को हाइड टू करेंगे, सॉरी फेड टू, तो वो ऐसे गायब होगा, उसके अंदर से वो बैकग्राउंड जो है वो सामने नजर आएगा।
तो ये ओपेसिटी के लिए है। अच्छा, मैं एनिमेशन के ऊपर दोबारा वापस आऊँगा, ठीक है। बिफोर एनिमेशन आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से देखें। फिर उसके बाद हमने जो बात की कि कॉल बैक फंक्शन की, कि अगर हाइट का है, टॉगल का, ये सारे जो है, एक तो टाइम आपने समझ लिया कि जितना टाइम आप देंगे वो काम उतना टाइम लेगा। 3 सेकंड है तो 3 सेकंड वो स्टार्ट होके 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोसेस जो है, वो 3 सेकंड लेगा। कॉल बैक फंक्शन जो है वो यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखें। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बताएं जी, जो एलिमेंट है जिसका नाम P है वो हाइड कर दो 1000 मिली सेकेंड्स में, और यहाँ पे अगला पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, क्या चीज है ये, कॉल बैक फंक्शन। उसी तरह से नेमलेस फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन हम इसलिए कहते हैं इसको कि ये यहाँ पे हमने फंक्शन के साथ यहाँ पे कॉल बैक दिए, वहां पे हमने डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैंने फंक्शन सिर्फ एक पैरामीटर के साथ पास किया 1000 वैल्यू के साथ, ठीक है, कि 1 सेकंड के अंदर ये हाइड हो जाए, और उसके बाद ये वही वाला फंक्शन दिया हुआ है। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये नीचे वाली कहानी ना पड़े, दोनों के बीच में फर्क क्या होगा? ऊपर फंक्शन लिखा नहीं, एक ही चीज है ना। यही फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे उसकी अगली स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। सर एक जो है वो फंक्शन कॉल हो रहा है, कुछ नीचे वाला सर उसमें फंक्शन कॉल हो रहा है डायरेक्ट ये लाइन। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये चीज अभी तक आपको फर्क इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन चूंकि हम एक प्रोसेस को खींच रहे हैं, ठीक है, एनिमेशन आ रही है, तो अब आपको इस चीज के अंदर जरा गौर करने की जरूरत है। ये वाला क्या करेगा, ये मे भी 5 सेकंड हो, तो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, और इसका हाइड होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन 5 सेकंड उसने लेने, ये स्ट्रेट अवे जाके अगली ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देगा। अभी वो हाइड हो रहा है और डाउन करके वो अलर्ट दिया जाएगा। वो जो है कॉल बैक फंक्शन, दैट विल वेट फॉर दिस इवेंट टू कंप्लीट। ये 3 सेकंड है, 10 सेकंड है, ये हाइड होगा, हाइड हो गया, अब ये वाली स्टेटमेंट आएगी। सो कॉल बैक फंक्शन का मकसद ये है कि अगर आप एक इवेंट करवा रहे हैं, ऐसे कोई एनिमेशन दिखा रहे हैं, तो वो खत्म होगा तो क्या होगा उसके बाद? अगर कुछ नहीं होगा तो बस कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके बाद आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसको एज अ कॉल बैक फंक्शन दे, वो उस इवेंट के लिए वेट करेगा, वो खत्म होगा तो फिर वो आएगा। अगली स्टेटमेंट में अगर आप वो काम करोगे तो वो स्ट्रेट अवे आ जाएगा, इवेंट के लिए वेट नहीं करेगा। पहले में ये कि पहले फंक्शन कॉल होगा, वो कंप्लीट होगा। देखिए, पहले हाइड का फंक्शन कॉल होगा, हाइड का फंक्शन कॉल होगा तो ये p को हाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन उसने 1 सेकंड लेना है। अभी वो हाइड हो रहा है, वो हाइड से हल्का डिले होता जा रहा है, और उससे ये फंक्शन जो अगला ये कॉल बैक फंक्शन है, तो ये उसका वेट करेगा। 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, p कंप्लीटली हाइड हो गया, अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये जो है ये वेट नहीं करेगा, ये सम माइक्रो सेकंड में ये एग्जीक्यूट करेगा, वो अभी हाइड नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया, अगली स्टेटमेंट जाके अगली भी एग्जीक्यूट कर देगा, के बाद की जो होगी वो भी कर देगा, तो वो उसको रोके रखेगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन का फंक्शन मैंने फिलहाल वो कर दिया है, वो जब हम थोड़ी सी इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे फिर वापस आके हम एनिमेशन का फंक्शन देखेंगे। ये HTML जो है, आपको याद है HTML हम किस तरह से किसी एलिमेंट की जो एग्जाम में क्वेश्चन था आपका, हम किसी एलिमेंट की जो कंटेंट है उसको कैसे चेंज करते हैं? इनर HTML क्या चीज थी? हाँ, लेकिन प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि वो क्या चीज थी, नेचर उसकी क्या थी? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं था। आप सोचें ना, इनर HTML को आप वैल्यू कैसे देते थे? डॉट इनर HTML, उसके बाद कैसे इक्वल टू, तो इक्वल टू से क्या समझ आ रही है आपको? आपने इतनी प्रोग्रामिंग की है, अगर कोई चीज बिल्ट इन ऑलरेडी है तो आपको उसके कोडिंग स्ट्रक्चर से पता चल जाता है ना कि ये क्या चीज है। तो जब इनर HTML के बाद इक्वल टू आ गया तो इनर HTML क्या चीज हुई? वेरिएबल हुआ, ठीक है। वो उस पूरा जो आप बता रहे हो उस जो ऑब्जेक्ट है उसका एक वेरिएबल है, उसका एक एट्रीब्यूट है बेसिकली, ठीक है। फंक्शन नहीं है, एट्रीब्यूट है।
तो इनर एचटीएमएल की अगर हमने वैल्यू को देनी है या उससे लेनी है, जनरली हम ये करते हैं कि हम कहीं किसी एलिमेंट से वैल्यू लेके उसको आगे पीछे कुछ लगा के फिर ये कर दो। तो हम क्या करते थे कि पहले इनर एचटीएमएल से वैल्यू लेके इस वेरिएबल में डाल दी, फिर उसके साथ ये लगा दिया, उसके आगे से ये था तो यहाँ पे लगा दिया। ये सारा काम हम मैनुअली करते थे, क्योंकि इनर एचटीएमएल खुद एक एट्रीब्यूट है, उसमें सिर्फ हमें या वैल्यू लेनी है हमसे या हम हमें वैल्यू देनी है। अगर हम इक्वल टू पहले लगा दें तो वो वैल्यू वेरिएबल के अंदर डाल देगा, अगर हम इक्वल टू से पहले इसको लगा दें तो वेरिएबल की वैल्यू इसको डाल देगा। ठीक है ना? इनर एचटीएमएल के इस तरफ वेरिएबल आ गए लेफ्ट पे, तो इनर एचटीएमएल की वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, इस तरफ आ गए तो उसकी वैल्यू इनर एचटीएमएल में चली जाएगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो इनर एचटीएमएल में जो डालना है वो हम खुद बनाते थे कि पहले ये चीज डाल दो, उसके अंदर ये डाल दो, ये डाल दो। नाउ वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर इट कॉल्ड एचटीएमएल। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है, ये इस पी के इनर एचटीएमएल को असाइन कर, उसके कंटेंट जो है बॉडी उसको चेंज कर दो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अच्छा ये कुछ और जो है कोड है, अगेन जस्ट फॉर यू एग्जांपल, इस ये जो यहाँ पे लाइन हाईलाइट की गई है, इस पूरी चीज के कंप्लीट कोड यहाँ पे है। बट वी हैव सम मोर बिल्ट इन फंक्शंस, append which is another like it has the same purpose as HTML, लेकिन ये क्या करेगा, append आपको पता है क्या करता है? पुराने वाले के साथ हाँ, तो अब आप यहाँ पे जो भी कंटेंट देंगे, ये इनर एचटीएमएल के अंदर हम बस एक ही इनर एचटीएमएल था, अब ये अपेंड क्या करेगा, जो भी इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है उसके आखिर में ये कंटेंट डाल देगा। प्रीपेंड क्या करेगा, उससे पहले डाल देगा। तो ये सारे जो है वी हैव मोर बिल्ट इन फंक्शंस, जो ये काम हम खुद करके वो बना के फिर कर उसको असाइन करते थे, अब वो आप इस तरह से कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर आप उसके एक्चुअल जो कंटेंट है करंटली उसके अंदर कोई स्ट्रिंग लगा दें कि इस मैच ये कर जाए तो उससे पहले डालना है, इसके बाद डालना है, बिफोर और आफ्टर में। ठीक है, अच्छा ये कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अगेन आप इन सबको इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, सो ये आपको कुछ याद रहेंगी कुछ नहीं रहेंगी। दो फंक्शन ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल, बल्कि तीन ऐसे हों जो आपको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, एक ये पहले वाला एड क्लास, ठीक है, वो जो हमने सीएसएस की बात की आपको याद है, हम पहले से फंक्शन सॉरी सीएसएस की क्लास बना के रखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड क्लास। एड क्लास आप क्लास का नाम दे दो, एक दे दो, पांच दे दो, क्लास वो प्रॉपर्टीज हम डायरेक्टली सीएसएस के अंदर करने को कर सकते हैं, करते नहीं है, हम उसकी क्लास बना के क्लासेस को ऐड और रिमूव करते हैं। सो ऐड क्लास, ठीक है, रिमूव क्लास। क्योंकि क्या होता है कि जब यूजर इंटरेक्टिविटी कर रहा है, जैसे आपके पास मेन मेन्यू है, यूजर ने इस एलिमेंट पे क्लिक किया, इस टैब पे, तो अब आपने वो एक्टिव टैब की वो क्लासेस पे अप्लाई कर दी। अब यूजर ने इस पे क्लिक किया, तो वहां से रिमूव करके उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, वरना वो दोनों हाईलाइटेड होंगे। तो क्लास ऐड और क्लास रिमूव बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा की हैज क्लास, कोई क्लास रिमूव करने से पहले एक कंडीशन लगा दे, इफ इट हैज दैट क्लास, फिर रिमूव करें, ताकि वो रन टाइम पे एरर्स आपके ऊपर वो ना अप्लाई हो। तो ये तीन जो है ये आप मोर ऑफन यही यूज करेंगे। ये रन टाइम पर क्लासेस बनाता भी है। नहीं बनाता नहीं, हम क्लासेस पहले से बना के रखते हैं। ये सीएसएस वाली जो क्लास है। सीएसएस वाली क्लास, सीएसएस वाली क्लासेस पहले से हमने बना के रखी हुई है। अभी देखिए 2 क्लासेस मैंने अप्लाई कर दी हैं, 5 मैंने ऐसी बना के रखी है। मुझे पता है कि वो मुझे आगे जाके जब इस चीज के ऊपर ये इवेंट होगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी, तो पहले से बना के रखी, यहाँ से आप सिर्फ ऐड रिमूव करेंगे। ठीक है, आप रन टाइम पे क्लासेस बना नहीं सकते, रन टाइम पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने कहा कि दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो आप पहले से क्लासेस बना के रखें, कुछ अप्लाई करें, कुछ इंटरेक्टिविटी के दौरान जो है रन टाइम पे अप्लाई करें और रिमूव करें। ठीक हो गया, सो वी हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग अबाउट jQuery। मैंने एक एनिमेशन स्क्रिप्ट की है, एक हाउ टू डू एजेक्स इन jQuery, वो स्क्रिप्ट की है, क्योंकि वी हैवंट स्टडीड व्हाट एजेक्स इज, वो प्रॉब्ली हम अगली क्लास या उससे अगली उसमें पढ़ेंगे। बट जो मेन कोडिंग नेचर है jQuery की, आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं, क्लियर है सर? अच्छा, लेट्स हैव अ वेरी क्विक कोडिंग एक्सरसाइज। ठीक है, और आगे हम अगली क्लास में जरा डिटेल आपकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा, ये जो ऑनलाइन है ये मैसेजेस में अपनी अटेंडेंस मुझे भेज दें।
ओके, हम लैब में क्लासेस नहीं ले सकते? हाँ लैब क्यों नहीं ले सकते? फिर वहाँ पे हम साथ साथ करें। बिल्कुल करें, अगली क्लास आपकी लैब में होगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं jQuery.html बल्कि कुछ और दे देते हैं, प्रैक्टिस jQuery, ठीक है। ये हमारे पास एक HTML की फाइल आ गई। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन कहाँ से चेंज होगी? ठीक हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपन विद, अच्छा मेरे पास कोई एडिटर भी नहीं है, नोटपैड में खोल लेते हैं। ठीक हो गया। हेड के अंदर जो है ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके अपने पास ये रखा हुआ है लोकली, ठीक है, वो जो मैं आपको बता रहा था। तो इसको हम jQuery.min.js यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और इसको हम सोर्स में देते हैं jQuery रिलेटिव पाथ देंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ये आ गया, एंड आई थिंक अच्छा इसमें ये नहीं होता, इसमें हम इस तरह से बंद करना पड़ेगा। ये पहला हो गया स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे हम अगला वो देखेंगे स्क्रिप्ट के लिए। ठीक हो गया। और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे बना लेते हैं एक पी, अच्छा यहाँ पे हम इसको करते हैं कि डॉलर डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा, यहाँ पे ये ख्याल करने कि यहाँ पे सिलेक्टर जो है वो हमेशा कोट्स में होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को हम कोट्स में इसलिए नहीं देते कि डॉक्यूमेंट इज अ वेरिएबल। अगर आप कोट्स में लेंगे तो वो स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट समझेगा, तो डॉक्यूमेंट इज अ वेरिएबल। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में देते हैं, एक्सेप्शन है डॉक्यूमेंट की। या दिस जो पॉइंटर है, इस तरह की चीज़ें जो वेरिएबल हैं या पॉइंटर हैं उसमें ख्याल करें, अदरवाइज आपको प्लेन टेक्स्ट में देना पड़ेगा। डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ये वाला काम करना है, ठीक है। और ये रेडी का इवेंट खत्म हो गया और ये हमने इसको बंद कर दिया। क्या करना है इसके अंदर, डॉलर बटन का जो एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक हो जाए तो क्या करना है, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। यहां पे क्या करेंगे, डॉलर पी का जो एलिमेंट है डॉट हाइड। ठीक हो गया। इसको लोड करते हैं, अल्लाह करे जो करने जा रहे हैं वही करें, ठीक है। सो वी हैव अ पैराग्राफ, वी हैव अ बटन एंड वी सेट कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये चीज़ हाइड हो जाए। हो गया, चलो इज्जत रख ली है। वैसे अक्सर पहली अटेम्प्ट में होता ही नहीं है। तो ये हम इसी की बात कर रहे थे कि ये देखें, पहली चीज़ हमने क्या किया, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लोड हुआ हो। फिर बटन के ऊपर जब क्लिक हो जाए, वो एलिमेंट जिसका नाम बटन है, हम बटन के कोई आईडी या उसकी क्लास जिक्र नहीं कर रहे उसके ऊपर क्लास की, वो एलिमेंट जिसका नाम बटन है जो यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है, उस पर क्लिक हो तो जो पैराग्राफ है उसको हाइड करो। अगेन जस्ट पी, तो जितने अगर पी एक ज्यादा होते तो वो सारे पी हाइड हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको टाइम देता हूँ 2000, ठीक है। हम टेक्स्ट में भी दे सकते हैं इसको। तो वील जस्ट रिफ्रेश दिस, और अब आप ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एनिमेशन। वो जो हाइड वाला काम था वो अब एक प्रोसेस के अंदर हो रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ?
पता चल रहा है क्या होगा पहले हाँ हाँ, तो ये अभी आपको वो चीज जब आप वो जो टिकर होते हैं सारे वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, अगर वो ऐसा है कि वो न्यूज जो है वो अचानक एक एक गायब हो रही है तो वो फिर एनिमेशन उसके अंदर नहीं है। अगर वो ऐसे हल्का हल्का ऊपर को जा रहा है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर इस तरह की एनिमेशन हो रही है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको टॉगल करूं तो टॉगल की हमने बात कर दी थी कि टॉगल क्या करेगा, तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश, हाँ दोबारा क्लिक पे वापस आएगा। हमने ये नहीं देखना कि शो है तो हाइड कर दो और फिर चेक करो कि अगर हाइड है तो शो कर दो, क्लिक हो गया हाइड हो गया, दोबारा क्लिक करो वापस आ गया, ठीक हो गया। जस्ट देखिए कि कोडिंग एफर्ट हमारी कितनी है। और दूसरी चीज, हम कोड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इस एलिमेंट पे ये वाला इवेंट ऑकर हो तो ये एक्शन परफॉर्म करो विदाउट एक्चुअली गेटिंग चेंजिंग एनीथिंग इन एचटीएमएल। हमने HTML के पी के ऊपर जाके कोई क्लास हम फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहे, हम बटन के ऊपर कोई इवेंट वहां पे नहीं लिख रहे, तो HTML को हम नहीं छेड़ रहे। इंटरेक्टिविटी का सारा काम jQuery या जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन के अगर इसको मैं यहाँ से उठा के एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के फाइल में रख दूंगा तो मेरी जावास्क्रिप्ट चेंज करने से HTML पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं कहूँ कि अच्छा ये सारे पी नहीं, पी जिसमें ये क्लास लगे हो जिसपे ये वो सारी चीजें मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करूंगा या jQuery के अंदर करूंगा, मुझे कोई HTML को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो हम उसको यहाँ से उठा के उधर ले गए। अच्छा, अब जरा एक स्लाइड टॉगल भी कर लें तो बस फिर क्लास खत्म करते हैं। आई थिंक इट्स विद कैपिटल T। अच्छा, स्लाइड ऊपर नीचे को कर रहा है। फेड टॉगल कर देते हैं। ये देखें अब वो फेड आउट होता जा रहा है। इससे पहले आपने देखा ना वो ऐसे स्लाइड कर रहा था ऊपर को, तो डिफॉल्ट जो था वो स्लाइड था, ये देखें वो हाइड और शो हो रहा है, वो ग्रेजुअल वो स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से जो है वो बाकी भी जितने हमने बिल्ट इन फंक्शंस देखे वो सारे काम आप इसके साथ कर सकते हैं। ये जब आप इमेजेस के साथ करेंगे ये और ज्यादा बेहतर लगेगा। जब एक इमेज हाइड हो रही हो और एक उसके ऊपर शो हो रही हो तो वो जो आप स्लाइडर के ऊपर जिस तरह के इफेक्ट्स देखते हैं वो चीजें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर और इसको मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।